तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता रहा हूँ कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो एशियंट हिस्ट्री है उसका वन लाइनर क्वेश्चन, मतलब कि 12 चैप्टर इसमें है, लगभग 13 चैप्टर है। तो 13 चैप्टर आप देख पा रहे होंगे और इसमें मैं दिखा रहा हूँ आपको। नीचे आपको दिख रहा है 13 चैप्टर है, तो 13 चैप्टर का वन लाइनर क्वेश्चन पूरी तरह से मैं कवर करूंगा। तो आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ। आप इसको सिर्फ ध्यान से सुनना। अरे सुनने में क्या जाता है, बस सुन लेने में ही काम हो जाएगा, ना कि उसे रटने से कोई फायदा नहीं होगा। सुनना, बस हर चीज इंसान को याद हो जाता है 1 से 2 बार सुनने से। तो मैं इसको 1 से लेके 150 क्वेश्चन इसमें होगा लमसम। फर्स्ट चैप्टर में प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत एवं प्रौद्योगिक काल फर्स्ट चैप्टर है। और फर्स्ट चैप्टर का आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन है, इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन 150 है, मतलब 150 क्वेश्चन है। 150 क्वेश्चन मतलब मुश्किल से मुश्किल 20 मिनट लगेगा इसको फास्ट मोड में आपको सुनने के लिए। तो आराम से आप इसको सुन सकते हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन ये है यहाँ पे, प्राचीन भारत के इतिहास के अधिकांश अभिलेख कहाँ से उत्तीर्ण हुए? तो ऑप्शन है प्रासान पाषाण शिलाओं पे, ताम्रपत्र पे और स्तंभ दीवारों पे। आप यहाँ पे उत्तर इनमें से सभी होगा, आप उत्तर इनमें से सभी देना। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन अभिलेख के मध्य एशिया के बोगाचकोई से प्राप्त अभिलेख है, इन पर किस वैदिक देवता का उल्लेख नहीं है? तो इसमें किस वैदिक देवता का उल्लेख नहीं है? तो अगिन का नहीं है, मित्र, वरुण और नास्ते का इसमें उल्लेख मिलता है। किस अभिलेख से ऋग्वेद की तिथि ज्ञात करने में मदद मिलता है? तो बोगाचकोई अभिलेख से ऋग्वेद की तिथि में मदद मिलता है। और सब भारत में चौथा क्वेश्चन, भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक के हैं, जो लगभग कितने वर्ष पुराने हैं? 300 ईसा वर्ष पुराने हैं। किस विद्वान ने केवल अभिलेख के आधार पर ही अशोक का इतिहास लिखने का सफल प्रयास किया? टी.आर. भंडारकर ने। पांचवा क्वेश्चन था। छठा क्वेश्चन, अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे नहीं मिले हैं? तो रोमन में नहीं मिले हैं और खरोष्टी, यूनानी, अरमाइक, तीनों में मिला है। उसके बाद किस अभिलेख में अशोक के नाम का स्पष्ट उल्लेख है? तो मास्की, गुरजरा, निटूर एवं उदयगोला। सातवां क्वेश्चन। आठवां क्वेश्चन, सर्वप्रथम कब और किसने बहमनी में लिखित अशोक के अभिलेख को पढ़ा था? तो 1873 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। मिलान करने वाला है, पर आपको आसानी से मैं बता देता हूँ। हाथी गुफा अभिलेख संबंध किस शासक से था? तो ये हाथी गुफा अभिलेख था आपको खारवेल से। जूनागढ़ अभिलेख या गिरनार अभिलेख आपको ये था रुद्रदामन से। प्रयाग स्तंभ लेख ये अस्कुंद गुप्त से। भीतरी स्तंभ लेख समुद्रगुप्त से। 10वां क्वेश्चन, किस अभिलेख से मध्य भारत का भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण मिलता है? तो गरुड़ स्तंभ लेख से। उसके बाद मिलान करने का, वेद और ब्रह्म ग्रंथ। तो ऋग्वेद, ऐत्रेय एवं कौशिकी, ये क्वेश्चन पूछा जाता है भाई मेरे, मैं सच बता रहा हूँ। यजुर्वेद, शतपथ एवं तैत्रीय, सामवेद, गोपद, सामवेद, पंचवीस और अथर्ववेद, गोपद। तो इस क्वेश्चन को ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 12वां क्वेश्चन में आते हैं। तो 12वां क्वेश्चन में फिर से मिलान है, वेद और उपवेद। उपवेद, ऋग्वेद, आयुर्वेद, यजुर्वेद, धनुर्वेद, सामवेद, गंधर्ववेद, अथर्ववेद, शिल्पवेद। उसके बाद फिर नीचे आते हैं 13 क्वेश्चन। मनुस्मृति का 1776 में अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो विलियम जोन्स ने किया था। नारद स्मृति का संबंध किस वंश से है? तो इसका ऑप्शन मुझे नहीं मालूम है, ये ऑप्शन आप खुद बताना। किस स्थान की खुदाई से पता चलता है कि देश में लोहे का प्रयोग ईसा पूर्व 1000 से लगभग प्रारंभ हो गया था? तो अतरंजी खेड़ा से। 16 नंबर क्वेश्चन, हिंदू कला एवं सभ्यता के पर्याप्त विकसित होने का प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो इसमें देवगढ़ के 10 अवतार मंदिर से मिलता है, भीतर गांव के मंदिर से मिलता है, अजंता की गुफाओं के चित्र से मिलता है। 17 नंबर क्वेश्चन, भारत में मंदिर निर्माण और उसके शैली का मिलान करें। उत्तर भारत नागर शैली, मध्य भारत बेसर शैली, दक्षिण भारत द्रविड़ शैली। आप अपने फेस से याद रख सकते हैं, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। उत्तर भारत, ये अपना सर, उत्तर भारत नागर शैली, बीच में बेसर पहनता है, बेसर शैली मतलब मध्य में बीच में बेसर पहनते हैं लेडी लोग, तो बेसर शैली, और नीचे दाढ़ी होता है, द्रविड़ शैली, याद रखना। दक्षिण भारत का राजेश्वरम मंदिर जो द्रविड़ शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है, उस स्थान का नाम बताइए। कहाँ? तंजौर में। कनरिया महादेव मंदिर किस स्थान में स्थित है? तो ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में। हिंद भारत में अतिरिक्त दक्षिण पूर्व एशिया में कहाँ से हिंदू संस्कृति के संबंध स्मारक मिलते हैं? तो जावा के बोरोबुदुर मंदिर से, स्तूप से, कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर से। नवीन शोध के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता लगभग कितनी वर्ष पुरानी है? ये क्वेश्चन आप बताना, आपके लिए छोड़ दिया हूँ। पुराने सिक्के किस धातु के बने होते हैं? तांबा, चांदी, सोना, सीसा, ये सब के बने होते हैं। प्राचीन सिक्कों को आहत या पंचमार्क सिक्का कहा जाता है, किस सदी के हैं? तो पांचवी सदी के। पंचमार्क या आहत सिक्के किस चिन्ह नहीं होता है? तो 5
24 नंबर का क्वेश्चन है, पंचमार्क या आहत सिक्कों पर किसका चिन्ह नहीं होते थे? तो पेड़, हाथी, अर्धचांद और बैल। इसमें बैल का नहीं होता था। 25 नंबर क्वेश्चन, सर्वाधिक सिक्का किस काल में बने थे? मौर्योत्तर काल में। 26 नंबर क्वेश्चन, किस वंश के शासकों ने सर्वाधिक शीशे का सिक्का चलाया था? सातवाहन वंश ने। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सर्वप्रथम सिक्के पर लेख लिखने का कार्य किस शासक ने किया था? यवन के शासक ने किया था। समुद्रगुप्त में किस वाद्य यंत्र समुद्र वाले सिक्कों से उसके संगीत प्रेम होने का प्रमाण मिलता है? तो वीणा से। 29 नंबर क्वेश्चन, प्राचीन भारतीय इतिहास में मूर्तियों का वर्णन किस काल से आरंभ हुआ है? कुषाण काल से। निम्नलिखित में से विचार कीजिए। 30 नंबर क्वेश्चन है, कुषाण कालीन मूर्तियों पर वैदिक प्रभाव है जबकि मथुरा काल पूर्णतः स्वदेशी है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है इसका, भरहूप, बोधगया, सांची तथा अमरावती की मूर्ति कला में जनसाधारण के जीवन की अति सजीव झलक देखने को मिलती है। आप दोनों इसको याद रखना। उसके 31 नंबर क्वेश्चन है, चित्रकला में माता और शिशु तथा मरण स्मरण राजकुमारी जैसे चित्र के किस काल की कलात्मक उन्नति का पूर्ण आभास होता है? तो गुप्त काल में। बोधिष्ट पद्मावनी का चित्र संबंधी प्रसिद्ध है, यह चित्रकारी कहाँ स्थित है? तो अजंता में। निम्न कथनों पर विचार करें। अवशेष से प्राप्त मोहरों से प्राचीन भारत का इतिहास लिखने में बहुत सहायता मिलती है। बिल्कुल। मोहरों में व्यापारिक, धार्मिक, आर्थिक जीवन के बारे में पर्याप्त जानकारी मिलती है। ये भी सही बात है। निम्नलिखित में से कहाँ मिट्टी के मोहरों से बनी धार्मिक प्रतीकों के उनकी धार्मिक अवस्थियों की जानकारी नहीं मिलती है? तो धौलावीरा से नहीं मिलता है। साहित्यिक स्रोत के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ब्राह्मण ग्रंथ में वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण तथा स्मृति ग्रंथ आते हैं और ब्राह्मणोत्तर ग्रंथ में बौद्ध तथा जैन साहित्य के संबंधी रचना का उल्लेख मिलता है। ऐतिहासिक ग्रंथ जीवनों, यात्रा वृत्तांत, कल्पना प्रधान आदि का वर्णन किस साहित्यिक स्रोत से मिलता है? लौकिक साहित्य से मिलता है। ये 36 नंबर क्वेश्चन था। और 37 नंबर क्वेश्चन, वैदिक युग की सांस्कृतिक दशा के ज्ञान का एकमात्र स्रोत है वेद। वेदों की संख्या 4, वेदांगों की संख्या ये आप बताना। सबसे प्राचीन वेद किसे माना जाता है? यजुर्वेद को माना जाता है। 40 नंबर क्वेश्चन है। और 41 नंबर क्वेश्चन, ऋग्वेद की रचना निम्न में से किस काल में हुई? वैदिक काल में हुई। 42 नंबर क्वेश्चन, ऋग्वेद की सूक्त की संख्या निम्न में से कितनी है? 1028 है। ऋग्वेद में किसकी राजनीतिक प्रणाली के इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है? तो आर्य समाज के बारे में। वेद मंत्रों में समूह को किस नाम से जाना जाता है? सूक्त। ऋग्वेद में ऋचाओं की संख्या कितनी निम्न में से कितनी है? 1028, 10,462। ऋग्वेद में किस मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं के लिख नाम से जाना जाता है? 8वें मंडल में। ऋग्वेद का पहला एवं 10वां मंडल सबसे अंत में जोड़ा गया था, यही। तो इसको याद रखना, ये क्वेश्चन आपसे पूछता है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन है 48 नंबर का, निम्न में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद के है? ऐत्रेय एवं कौशिकी और साक्यन। यूनेस्को द्वारा किस वेद को विश्व मानव धरोहर में साहित्य में शामिल किया गया था? तो ऋग्वेद। किस वेद को कर्मकांड वेद की संज्ञा दी जाती है? तो यजुर्वेद। यजुर्वेद के संबंध में निम्नलिखित में से किस कथनों पर विचार कीजिए? यह वेद गद एवं पद दोनों वाला है और मंत्र का उच्चारण करने वाला पुरोहित को अधर्व्यू कहते हैं। यजुर्वेद के 2 भाग हैं, शुल्क यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद या अंतिम अधर्व्यू ईशार्व्य उपनिषद, जिनका संदर्भ आध्यात्मिक चिंतन से है। 1, 2, 3, इसमें तीनों ही उत्तर आपके सही होंगे। कठोपनिषद, ईशोपनिषद, श्वेताश्वरोपनिषद तथा मैत्रायणी उपनिषद किस वेद से प्रमुख उपनिषद है? तो ये यजुर्वेद के। इसको याद रखना, ये क्वेश्चन में पूछता है। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है? सामवेद को। आप सब जानते होंगे। किस वेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? यजुर्वेद। छांदोग्य तथा जैमिनी किस वेद का प्रमुख उपनिषद है? तो ये है मांडोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, मांडुक्योपनिषद, गोपथ, इस सब के। अथर्ववेद के वर्णित सभा और समिति की किसकी पुत्रिया कहा जाता है? तो प्रजापति की। उसके बाद यहाँ पे वैदिक साहित्य की रचना के अनुसार सही क्रम कौन सा है? तो संहिता, ब्रह्मग्रंथ, आर्यक, उपनिषद। वेद और पाठ्यकर्ता, इसका मिलान करना है। तो ऋग्वेद का होरित पाठ्यकर्ता उसमें पढ़ा जाता है। यजुर्वेद में आपको अथर्वव्यू, सामवेद में उद्गाता और अथर्ववेद में ब्रह्मा। इसको भी याद रखना आप। क्वेश्चन नंबर अब आ गए हम लोग यहाँ पे 61। वेदों को समझने के लिए किसकी रचना की गई? वेदांगों की। वेदांगों की संख्या कितनी? आप बताना। मिलान करें। वेदांगे और शाब्दिक अर्थ। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? उच्चारण विधि। ज्योतिष का क्या होता है? भाग्यफल।
कल्प का क्या होता है? कर्मकांड। व्याकरण का क्या होता है? शब्द उत्पत्ति। छंद का क्या होता है? चतुर्थ श्लोक। और निरुक्त का क्या होता है? भाषा विज्ञान। तो आप यहाँ पे इसको याद करना। वैदिक साहित्य के बाद भारतीय साहित्य में महाकाव्यों के समय आता है, निम्न में से कौन सा महाकाव्य है? तो महाभारत और रामायण। किस भारतीय ग्रंथ में हमें हिंदुओं तथा यवनों और शकों के संघर्ष के बारे में वर्णन मिलता है? तो रामायण। किस ग्रंथ में प्राचीन भारतीय इतिहास का अच्छा क्रमबद्ध वर्णन मिलता है? तो पुराण। पुराणों की रचयिता एवं संकलनकर्ता किसे माना जाता है? ये आप बताना, क्वेश्चन आप सब जानते होंगे। पुराण प्राचीन काल से लेकर किस काल तक की ऐतिहासिक घटना का परिचय कराता है? तो गुप्त काल। बौद्धिक साहित्य ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण है त्रिपिटक। त्रिपिटक बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन है। इसके 3 भाग में से कौन नहीं है? तो इनमें से सब है सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिनव पिटक। विनय पिटक का क्या सूची है? विनय पिटक संघ एवं संघ संबंधी नियम से संबंधित है, और यह सुत्त पिटक धर्म सिद्धांत और धार्मिक उपदेश का संग्रह इसमें मिलता है। अभिनव पिटक दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह मिलता है। किस भारतीय ग्रंथ में हमें हिंदू तथा यवनों और शकों के संघर्ष का वर्णन मिलता है? ये मैंने पहले बताया था, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आप इसको बताना। निम्न में से कौन सा 2 पाली ग्रंथों में मौर्यकालीन इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है? दीपवंश और महावंश। बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? कथावस्तु। ललित विस्तार और दिव्यवादान बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय के प्रमुख ग्रंथ हैं? महायान। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ललित विस्तार महायान संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है, बिल्कुल सही। नागसेन द्वारा रचित मिलिंदपंदो ग्रंथ की भाषा पाली है, बिल्कुल सही। जातक ग्रंथ में बुद्ध से संबंधित घटनाओं की रचना की जानकारी मिलती है, बिल्कुल सही। निम्न में से किस बौद्ध ग्रंथ में बौद्धों को देवता मानकर उनके जीवन का कार्यों का चमत्कारिकता वर्णन प्रस्तुत किया गया है? तो ललित विस्तार में। कौन सा बौद्ध साहित्य अशोक के उत्तराधिकारी से लेकर पुष्यमित्र शुंग तक के शासकों के विषय में जानकारी मिलता है? तो जातक। 78 नंबर क्वेश्चन है, परिशिष्ट पर्वन, भद्रबाहु चरित्र, कालिका पुराण आदि प्रमुख ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से। जैन साहित्य को कहा जाता है आगम। 80 नंबर क्वेश्चन, आदिकाल से लेकर 1151 ईस्वी के आरंभ तक कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी किस पुस्तक से मिलता है? ये आप बताना। 81 नंबर क्वेश्चन है, पुस्तक और उसके रचयिता। वर्तिका काव्यान, रामचरित्र, संध्याकर नंदी, गौड़बहु वाक्यायती, नीतिसार, कामंदक, प्रीतक, मंजूरी, हेमेंद्र। बंगाल के किस शासक के जीवन कथा पर आधारित रामचरित पुस्तक की रचना संध्याकर नंदी ने किया है? तो रामपाल। सूची और संबंधित मिलान करें। मुद्र राक्षस मौर्य काल में, कथा 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 रिवासागर मौर्य काल में, नीतीश सार गुप्त काल में, मालविघ्निमित्र ये आपके शुंग वंश में, और महाभाष्य शुंग वंश में। यूनान के प्राचीन लेखों में सबसे प्राचीन लेख कौन से हैं? तो टेथिस और हेरोडोटस। टेथिस ईरान का राजवैद्य था, मेगास्थनीज सेल्यूकस का राजदूत था, और फिलिपनी नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक के लेखिका थी। 86 नंबर क्वेश्चन है, जियोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है? टॉलमी। सिकंदर के साथ आने वाला प्रथम लेखक कौन था? तो निर्याकस था, ओनेक्रिस्टस था, और ऑस्ट्रेबुलस था। सिकंदर के पश्चात को लेखकों में 3 राजदूत थे, निम्नलिखित में से कौन सा एक नहीं है? तो टेसियस नहीं है। चीनी यात्री को कलानुसार लिखे। फाहियान, इत्स्यान और हेनसोंग सुनसोंग। मतलब कि चीनी सबसे पहले कौन आया? तो फाहियान पहले आया, दूसरे नंबर पे सुंगसोंग आया, उसके बाद इत्सोंग आया, उसके बाद हेनसोंग आया। संघावो गुफा किस समय की है? मध्य पुरापाषाण काल का। किस स्थल से मानव 17 समाधान के प्रमाण मिले हैं? तो लेखिया से। आप निम्नलिखित में से किस स्थल से पुरापाषाण कालीन संस्कृति के अवशेष नहीं प्राप्त हुए? सिंधु नदी घाटी से। किस पुरापाषाण काल के सोहन संस्कृति भी कहा जाता है? निम्न पुरापाषाण काल को। किस पुरापाषाण काल से पुवेल, चापर तथा चॉपिंग उपकरण के साक्ष्य मिले? निम्न पुरापाषाण काल के। क्वेश्चन पूछता है भाई, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पुवेल बड़े आकार के पत्थर, चॉपर
बड़े आकार के उपकरण, चॉपिंग द्विधारी उपकरण। किस प्रौद्योगिक काल में फलक संस्कृति की संज्ञा दी जाती है? मध्य पूरा पाषाण काल से। मध्य पाषाण काल के औजार का निर्माण किस प्रकार के पत्थर से हुआ है? तो यह हुआ है क्वार्टाजाइट पत्थर से। ब्लेड उपकरण किस काल से प्राप्त हुआ है? उच्च पूरा पाषाण काल से। सोरापुस्त दोआब क्षेत्र में किस उच्च पूरा पाषाण कालीन स्थल है? किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में। माइक्रोलिथ अत्यंत छोटे उपकरण किस काल से प्राप्त हुए हैं? तो यह आप बताना। मिलान करने का है केंद्र और राज्य क्षेत्र। बेतवा मध्य प्रदेश में, कृष्णा घाटी कर्नाटक में, बेलन घाटी उत्तर प्रदेश और नेप्सा महाराष्ट्र में। निम्नलिखित में किस कथनों पर मध्य पाषाण काल में कुषाण के प्रमाण मिलते हैं? तो आदमगढ़ और बाघौर। पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं। 103 नंबर क्वेश्चन है, किस काल में मानव अतरंजी अस्थिपंजर का सबसे पहला अवशेष प्राप्त हुआ? मध्य पाषाण काल में। मानव अस्थिपंजर का अवशेष किस मध्य पाषाणिक स्थल से प्राप्त हुआ है? सराय नहर और महदहा से। राजस्थान में स्थित सांभर झील निक्षेप से विश्व के सबसे पुराने वृक्षारोपण का साक्ष्य मिला है। यह स्थल किस काल से संबंधित है? मध्य पाषाण काल से। भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीन नव पाषाणिक बस्ती मेहरगढ़ कहाँ स्थित है? बलूचिस्तान में। 107 नंबर क्वेश्चन, प्राचीनतम चावल का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो कोल्डेवा से। किस काल की कुल्हाड़ी, वसूली, छेनी, खुरपी, कुदाल, हथौड़ी आदि प्रमुख उपकरण प्राप्त हुए? नव पाषाण काल से। निम्नलिखित में से किस काल को धातु काल भी कहा जाता है? आग ऐतिहासिक काल को। आग ऐतिहासिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित में से विचार करें। हड़प्पा संस्कृति तथा वैदिक संस्कृति की गणना इस काल से की जाती है। गौरी एवं कृष्ण लोहित मृदभांड इस काल से संबंधित है। 1 और 2 दोनों। निम्नलिखित में से किसको चारकोलीथ युग भी कहा जाता है? ताम्र पाषाण काल को। निम्न में से किस काल में मनुष्य पत्थर और तांबे के उपकरण औजार का प्रयोग करने में? ताम्र पाषाण काल से। मनुष्य में सर्वाधिक तांबा का प्रयोग कब किया? 5000 ईसा पूर्व से। कृषक ग्रामीण संस्कृतियां संबंधित थी ताम्र पाषाण संस्कृतियों से। बनास आहार संस्कृति के बारे में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें। आहार को तंबती भी कहा जाता है क्योंकि वहां से बड़े पैमाने पर तांबा मिलता है। आहार के लोगों पत्थर के बने घरों में रहते थे और गिल्लूद इस संस्कृति का स्थानीय केंद्र माना गया। यहाँ से पक्की ईंटों के प्रमाण साक्ष्य मिलते हैं। 116 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस संस्कृति से एस्टेटाइट और कॉर्नेलियन जैसे कीमती पत्थरे के हार प्राप्त हुए हैं? तो कायथा संस्कृति और आहार संस्कृति। दैमाबाद से भारी मात्रा में कांसे की वस्तु मिली है। कांसे की वस्तु मिली है कहाँ? यहाँ। यह किस संस्कृति का प्रभाव दिखलाती है? हड़प्पा। निम्नलिखित में से किस स्थान से गैंडा, भैंसा, हाथी तथा रथ चलाते हुए मनुष्य की आकृति मिलती है? तो दमदमा से। 119 नंबर का क्वेश्चन है, ताम्र पाषाण युग की एक बड़ी बस्ती कौन सी थी जो किलाबंद और खाई से घिरी हुई थी? तो इनाम गांव। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें। 120 नंबर क्वेश्चन, 1200 ईसा पूर्व के लगभग ताम्र पाषाणिक संस्कृति लोप हो गया, केवल जोरवे संस्कृति 700 ईसा पूर्व जीवित रही। ये नंबर सिर्फ आपका सही है। ये क्वेश्चन सिर्फ आपका सही। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आहार संस्कृति आपका राजस्थान में, कायथा संस्कृति मध्य प्रदेश, जोरवे संस्कृति महाराष्ट्र में। मतलब कि इनमें से कौन सही नहीं है? तो इनमें से कोई भी सही नहीं है। 122 नंबर का क्वेश्चन है। 122 नंबर क्वेश्चन, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से मूल ग्रंथों पर विचार कीजिए। ये क्वेश्चन छोड़ देना, ये छुटा हुआ है तो आप भी छोड़ देना इसको। 123 नंबर क्वेश्चन। 123 नंबर क्वेश्चन है कि 123 नंबर क्वेश्चन है, सूची में दिए गए सुमेलित नीचे कूट को मध्य उत्तर के चयन कीजिए। मतलब कि काल और संस्कृति के लक्षण। तो निम्न पूरा पाषाण काल आपके क्या लक्षण थे? शाल्क, गडासा, खंडक, उपकरण संस्कृति। मध्य पूरा पाषाण काल फलक संस्कृति। उच्च पूरा पाषाण काल अस्थि, खुरचनी एवं तक्षनी। मध्य पाषाण काल पॉलिश्ड उपकरण संस्कृति। नव पाषाण काल सूक्ष्म पाषाण संस्कृति। निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्वों ने पहली बार भीमबेटका गुफा के बारे में इसके
शैल चित्रों ने ऐतिहासिक महत्व की खोज की? तो वी.एस. वंकाकर ने। एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल मिले दमदमा में। भीमबेटका कहाँ स्थित है? अब्दुल्लागंज रायसेन में। निम्न में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाया गया था? बुर्ज होम में। चीनी यात्री सुंग योन ने भारत की यात्रा कब की? 1515 से 1520 ईस्वी तक। नवपाषाण युग की समाप्ति के बाद दक्षिण में किस संस्कृति का उदय हुआ? महापाषाण काल। महापाषाण काल को क्या कहा जाता है? पत्थर की कब्र। इतिहासकारों ने महापाषाण काल का निर्धारण कब से कब तक को माना गया? 1000 पूर्व से प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व तक। रॉबर्ट ब्रूस फुट क्या थे? तो रॉबर्ट ब्रूस फुट क्या थे? भूगर्भिक वैज्ञानिक थे और पुरातात्विक वैज्ञानिक थे। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग की त्रियुगीन विभाजन किया गया था थॉमस ने। निम्नलिखित में 134 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित मध्य पाषाणिक स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो पूर्व से पश्चिम में व्यवस्थित करने के लिए सबसे 4 नंबर पर महदहा, महदहा के बाद 2 नंबर लेखिया, लेखिया के बाद 1 नंबर पैसारा, पैसारा के बाद 3 नंबर वीर भानुपुर। प्रथम 135 नंबर क्वेश्चन, प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुई है? नर्मदा नदी घाटी। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था जौ। भारतीय महाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए लहुरा देव से। 137 नंबर क्वेश्चन था। 138 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए? मेहरगढ़। उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार सही कीजिए। कथन सही कीजिए। मतलब लिखा हुआ है, इस प्रदेश के अनेक उत्खनित पुरा स्थलों से वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं। बिल्कुल सही, केवल इसके उत्तर एक सही है। 140 नंबर क्वेश्चन, उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिलते हैं। तो मेहरगढ़। आहार सभ्यता के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। केवल इसमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑब्जेक्टिव है और इसमें से 2 सही है। मतलब आहारवासी तांबा गलाना जानते थे, बिल्कुल सही। धातु का काम आहारवासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। यहाँ से काले लाल रंग के मृत भांड मिले हैं जिन पर सामान्यतः सफेद रंग की ज्यामितीय आकृति उकेरी गई है। 142 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक संस्कृति अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो मेहरगढ़। नाबदा टोली का उत्खनन किसने किया था? तो H.D. संकालीन ने। नाबदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? तो यह है मध्य प्रदेश में। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। मृतक को दफनाने के स्थल के रूप में राखा का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? संकलन से। गैरिक मृतभांड पात्र OCP का नामकरण हुआ था हस्तिनापुर में। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? भोपाल में। 149 नंबर क्वेश्चन है, मानव के विकास की कहानी दर्शाने वाला देश का सबसे बड़ा संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो भोपाल में। 150 नंबर का क्वेश्चन है, ऐतिहासिक स्थल और ख्याति का कारण। बुर्ज होम क्या था? आपका टेराकोटा बुर्ज होम। एक 150 नंबर का क्वेश्चन क्या है? ऐतिहासिक स्थल और ख्याति का कारण मिलान करना है हमको। चंदकेटुगढ़ टेराकोटा काल, गणेश्वर ताम्र काली कृति। तो ये आपके 150 क्वेश्चन हुए फर्स्ट चैप्टर के। तो भाई जो भी तैयारी कर रहे हैं बस इसको सुनना है 24 मिनट का, मैं इससे थोड़ा और कम कर दूंगा और आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। मैं सीरियसली बता रहा हूँ भाई, मैं 50 क्वेश्चन अगर 50 सब्सक्राइबर अगर आ गया तो मैं लाइव सेशन चलाऊंगा और लाइव सेशन में इस चीज को समाप्त करूंगा। तो ऐसे ही रोज अपडेट मिलता रहेगा आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।